हाँ जी, नमस्कार। तो अगस्त की क्रोनोलॉजी चलती थी और उसमें इंटरनेशनल जो है वो कवर हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेशनल पढ़ेंगे आज। तो हो जाओ तैयार, पेटी बांध लो अपनी सीट की। नेशनल 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 नेशनल। हाँ, तो सबसे पहले जो है वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो सेवन सेवन सिस्टर जिन्हें कहा जाता है, इसमें एक अगर सिक्किम को मिला दे तो 8 हो जाते हैं। तो उनके लिए जो है वो एसडीजी निकाली गई है, जो कि एसडीजी कौन निकालता है? तो एसडीजी जो है वो नीति आयोग द्वारा निकाली जाती है। इसमें मिजोरम, अगर आप जो सेवन सिस्टर वाला जो देखेंगे सिस्टम, तो ये यूं होता है। ये जो यहाँ पर मिजोरम है, इस मिजोरम का हना हथियाल जिला है एक, वो शीर्ष पर रहा है। तो एसडीजी इंडेक्स निकाला गया है यहाँ का 2023-24 का। 121 जिलों को जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो एसडीजी इंडेक्स, जो कि सबको पता है कि एसडीजी गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक जो है वो रखे गए हैं, 17 गोल्स, और उनके आधार पर जो है वो इसको रखा गया है। इंडिया में नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है ये, और सबकी जो है वो स्थिति देखी जाती है कि कौन किस प्रकार का जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मिजोरम का जो हाथमा गांव है, हना हथियाल जिला, हना हथियाल जिला जो है वो पूरे पूर्वोत्तर में जो है वो श्रेष्ठ स्थान पर, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है। और सबसे नीचे जो रहा है वो अरुणाचल प्रदेश रहा है। अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग जिला रहा है। तो अगर आप इस चीज को यूं देखें मैप के माध्यम से, तो सबसे ऊपर का अरुणाचल प्रदेश है और सबसे नीचे का मिजोरम है। तो जो सबसे नीचे है वो फर्स्ट पर रहा है, अना हथियाल, और सबसे ऊपर रहा है लोंगडिंग, वो जो है वो सबसे लास्ट में रहा है। फिर इसके बाद देखें अपन तो राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, ये जो है वो सभी फ्रंट रनर में रहे हैं। इनके जो सभी जिले वो फ्रंट रनर पर रहे हुए हैं। फिर देखते हैं अपन आगे जो सबसे सुसंगत प्रदर्शन है, जो सिक्किम के जिलों का जो स्कोर है वो सबसे कम कम अंतर पर रहा है। तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कुछ जिले हैं, जैसे त्रिपुरा का गोमती जिला, नागालैंड का मोकोकचुंग जिला, सिक्किम का गंगटोक जो की राजधानी, असम की राजधानी डिब्रूगढ़, असम की राजधानी से डिब्रूगढ़ जो है वो जिला है, राजधानी नहीं है, गुवाहाटी की राजधानी। तो इस प्रकार से जो है वो ये रहे हैं। तो एसडीजी गोल जारी किया गया है। एसडीजी सूचकांक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 8 राज्यों को लिए 121 जिले शामिल किए गए। सर्वश्रेष्ठ पर जो है वो मिजोरम रहा है, हना हथियाल जिला रहा है, और लास्ट पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग जिला रहा है। राज्यों की बात करें तो मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी फ्रंट रनर में रहे इनके जिले। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कुछ जिले, जिसमें त्रिपुरा का गोमती जिला है, नागालैंड का जो है वो मोको चुंग जिला है, और सिक्किम का गंगटोक, असम का डिब्रूगढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो ये है। तो ये जारी कौन करता है? तो जारी जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसा जारी किया जाता है। दूसरा संस्करण का है। तो नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर जारी किया है, दूसरा संस्करण का है। फिर हरियाणा में विकसित होगी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। होता क्या है कि जंगल सफारी में जो जंगली जानवर वगैरह है, उनको देखने के लिए जो है वो सफारी बनाई जाती है, रोड बनाया जाता है, ट्रैक बनाया जाता है। तो हरियाणा में ये जो है वो एशिया की सबसे बड़ी होगी, इसको मंजूरी दे दी गई है। होता है क्या कि दरअसल जो जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी है, उनके द्वारा वन तारा में जो है वो बनाया गया है 3000 एकड़ का। वो है 3000, लगभग 3000 एकड़ का जो है वो क्षेत्र में फैला हुआ जंगल है। वो रेस्क्यू सेंटर नाम दिया गया है उन्हें दरअसल। उसी की तर्ज पर लगभग 10,000 एकड़ में जो है वो ये बनाई जाएगी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। इसका 2025-26 के बजट में जो है वो उल्लेख कर दिया गया था हरियाणा सरकार ने। इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी कि 15 किलोमीटर के क्षेत्र में तेंदुआ पार्क भी बनाया जाएगा। तो यह सफारी जो है वो इसमें 15 किलोमीटर के क्षेत्र में तेंदुआ पार्क भी जो है वो बनाया जाएगा। 10,000 एकड़ की होगी, और तेंदुआ पार्क भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें
पर्यटन विभाग के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब जो है वो वन एवं वन्य प्राणी विभाग की देखरेख में जो है वो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसी प्रकार से आगे की अगर देखें अपन तो भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025, जो कि भारत की नवीकरणीय क्षमता 2027 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। पता क्या है कि भारत ने 2030 तक लक्ष्य रखा था कि भाई हम 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। भारत ने इसे लक्ष्य को 2025 में ही प्राप्त कर लिया और हमारी जो एनर्जी है कुल उसकी 50% से ऊपर हम जो है वो रिन्यूएबल से प्राप्त कर रहे हैं। तो 8 से 11 जुलाई तक भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह जो है वो दिल्ली के यशोभूमि में मनाया गया है। इसमें ऊर्जा भंडारण, ई मोबिलिटी, बैटरी निर्माण और हरित हाइड्रोजन पर केंद्रित था, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर केंद्रित था। ये मुख्य बिंदु की अगर बात करें, 227 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त हो रही है हमारी। इसमें स्थापित सौर की सबसे ज्यादा है, सोलर एनर्जी, जो कि 4000% की भारी वृद्धि हुई है। तो सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा योगदान है, जिसमें 4000% की वृद्धि हुई है। 4000% की जो है वो वृद्धि हुई है सोलर एनर्जी में। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सोलर एनर्जी के मामले में राजस्थान फर्स्ट पे भी आता है, उसके बाद गुजरात आता है। फिर जो है वो पहला G20 देश बन गया है भारत। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो पेरिस में समझौता हुआ था, क्लाइमेट को लेकर पेरिस में जो है वो समझौता हुआ था, तो भारत ये पहला जो है वो देश हो गया G20 जो कंट्रीज है उनमें से। और भारत में ही जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे गाँव है पल्ली, वो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है और वो पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है। तो जम्मू कश्मीर का एक पल्ली गांव है, ग्राम पंचायत है, जो कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सेल निर्माण क्षमता में क्रमशः 38 गुना और 21 गुना की वृद्धि देखने को मिली है। तो इस प्रकार से जो है वो सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा वृद्धि और 227 गीगावाट तक जो है वो देश की पहुंच हो गई है रिन्यूएबल एनर्जी तक। ये जो है वो 8 से 11 जुलाई तक दिल्ली में आयोजित किया गया था 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह, IESW। ये एकलव्य स्कूल जो है वो एसटी जो आदिवासी जनजातियां होती है उनके लिए खोले जाते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले जाते हैं। तो इनके जो एकलव्य जो कॉलेज हैं, एक स्कूल है, उन्होंने जो है वो टाटा मोटर्स के साथ एक MOU साइन किया है। इसमें होगा क्या है कि टाटा मोटर्स में इनको इंटर्नशिप करवाई जाएगी, उनसे जो है वो उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो है वो राष्ट्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन आता है, जिसमें राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति ने टाटा मोटर्स लिमिटेड TML के साथ जो है वो एक MOU हस्ताक्षर किया है। ये 5 वर्ष के लिए किया गया है। 2025 को एक MOU होता है, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर जो है वो इसके लिए किया गया है। इसमें क्या है प्रावधान, तो इसका उद्देश्य जो देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर रहने की सुविधा होती है, उन विद्यालयों में से जो 12वीं पास करने वाले जनजातीय विद्यार्थी हैं उनके कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें, उन्हें रोजगार मिल सके, उन्हें इनमें जो है वो स्किल डेवलपमेंट की जाएगी टाटा मोटर्स के द्वारा। और टाटा मोटर्स वैसे भी परोपकारिता के लिए जो है वो जाना ही जाता है, तो इसके द्वारा जो है वो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं टाटा मोटर्स के द्वारा, तो उनमें से एक जो है वो ये भी है। इससे 50,000 से अधिक छात्रों को जो है वो लाभ मिलने का उम्मीद है। तो मेन चीज क्या है कि एकलव्य स्कूलों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय है के अधीन जो राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति है, उसने टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ताकि वो एकलव्य जो आवासीय मॉडल स्कूल है उन्हें 12वीं पास के छात्रों में जो है वो स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। इसमें एक पहल है लर्न टू अर्न, कमाए और सीखें, अर्न टू लर्न, अर्न एंड लर्न, यानी कि पहले कमाए और सीखे मॉडल पर जो है वो आधारित है। टाटा मोटर्स के कौशल्य कार्यक्रम चलता है टाटा मोटर्स का, जो कि 18 से 23 वर्ष के छात्रों के लिए जो है वो चलाया जाता है। इस पर आधारित जो है वो ज्ञान दिया जाता है और उन्हें स्किल प्रदान की जाती है। इसके तहत क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, तो छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी,
भोजन दिया जाएगा, परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएगी। रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वहीं टाटा मोटर्स नहीं, एक प्रशिक्षु एक नौकरी नीति के तहत टाटा मोटर्स में ही जो है वो प्लेसमेंट की सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा का अवसर भी दिया जाएगा, जैसे कि जो पेट्स पिलानी है वहाँ पर बीटेक वगैरह करने के भी जो है वो सुविधा प्रदान की जाएगी। फिर आता है WHO ने जो है वो अपने तकनीकी विवरण में भारत के आयुष नवाचारों को भारत द्वारा जो है वो आयुष को अपनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय बनाया गया है, आयुष विभाग बनाए गए हैं राज्यों में, और कई सारी आयुष नीति जो कि जो चिकित्सा पॉलिसी आई है उसमें शामिल किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आयुष को, योग को शामिल किया गया है। तो उसमें जो WHO है, उसमें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो कि विश्व में कहीं पर भी बीमारियां, एंडेमिक पेंडेमिक की घोषणा जो है वो इसी के द्वारा की जाती है। तो पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, जो अपने ट्रेडिशनल जो चिकित्सा है उसमें AI का जिस प्रकार से अनुप्रयोग किया जा रहा है उसका जो है वो एक संक्षिप्त विवरण जारी किया WHO ने, और बताया है कि भारत के द्वारा जो आयुष में नवाचार लाए गए हैं ये अविश्वसनीय है, और ये बहुत ही जो है वो समृद्ध है, बहुत ही जो है वो प्रमुखता दी जा रही है इन्हें, योगदान की जो है वो महत्वपूर्ण एक मान्यता है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो एक तो AI आधारित नवाचार शामिल किया गया है, यानी कि WHO ने कहा है कि भाई जो भारत द्वारा बीमारियों के पूर्वानुमान, मशीन लर्निंग आदि को जो है वो इसके लिए AI का यूज किया जा रहा है, जिसे आयुर्जेनोमिक्स कहा जाता है। आयुर्जेनोमिक्स अभूतपूर्व जो है वो एक परियोजना शामिल हुई है। फिर उसके बाद आता है डिजिटल आधारशिला। AI आधारित नवाचार शामिल किया गया है। फिर डिजिटल आधारशिला, यानी कि इन सभी डिजिटल जो परिवर्तन है उनका आयुष ग्रिड है। आधार जो क्या है, आयुष ग्रिड है, जो 2018 में शुरू किया गया था। फिर साई और नमस्ते जैसे महत्वपूर्ण पोर्टल काम कर रहे हैं इसके लिए। एक आयुष ग्रिड है, उसके तहत कई सारे पोर्टल हैं, जैसे साई है और नमस्ते है। तो AI आधारित नवाचार हो गया। डिजिटल आधारशिला हो गई। एक वैश्विक मॉडल, जो ये पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है, ये भी जो सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि भारत का जो भी पारंपरिक प्राचीन ज्ञान है उसको एक जगह पर उपलब्ध करवाया जाए। तो उसके लिए जो है वो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की जो है वो शुरुआत की गई है, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा विरासत के जो संरक्षण के जो वैश्विक मॉडल है उनको देखा जा रहा है। इसमें भारत के जो प्राचीन ज्ञान है, जैसे चरक का है, सुश्रुत है और आर्यभट्ट है, जितने भी ज्ञान हुए हैं उनको इसमें देखा जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान को जो है वो आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत कर साक्ष्य आधारित और विश्व स्तर पर सुलभ स्वास्थ्य सेवा को आकार देने में जो है वो अग्रणी प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से जो है WHO ने क्या किया है कि जो भारत के आयुष नवाचार हैं आयुष में, उनको सराहना दी है, उनको जो है वो प्रशंसा की है। इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं याद रखने वाली थी। और कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल पुल सिंगडूर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। पहला कहाँ है, तो पहला जो है वो गुजरात के द्वारका पुल पर था। पहला जो है वो गुजरात के द्वारका पुल पर था, और दूसरा जो है वो कर्नाटक के सिंगडूर ब्रिज है, जो कि दूसरा सबसे लंबा केबल पुल ब्रिज है कर्नाटक में। उसका उद्घाटन कर दिया गया है। पहला गुजरात के द्वारका में, दूसरा कर्नाटक में हो गया है शिवमोगा जिले में। ये जो है वो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल है, यानी केबल पे बना हुआ है, जो कि शरावती नदी पर है। 2.44 किलोमीटर लंबा है। शरावती नदी के बैक वाटर जो है, इसके द्वारा झरना बनाया जाता है, जैसे गेरी सोपो जलप्रपात तो कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, जोगफॉल जलप्रपात भी कहा जाता है, जोगफॉल जलप्रपात भी कहा जाता है। 470 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 40 से अधिक गाँवों के कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। और ये सब इसका जो है वो उद्देश्य जो है वो पुल सागर शहर को, जो शहर है उसको प्रसिद्ध चौदेश्वरी मंदिर वाले सिंगडूर से जोड़ेगा। इस प्रकार से इसके उद्देश्य रखे गए हैं। और केबल स्टैंड पुल है जिसे आधुनिक एक्स्ट्रा डोज्ड बैलेंस्ड कैंटिलीवर तकनीक से डिजाइन किया गया है। एक्स्ट्रा डोज्ड बैलेंस्ड कैंटिलीवर तकनीक का इसमें यूज किया गया है, यानी कि इसको जो है वो दोनों तरफ से जो है वो संतुलित किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, इस प्रकार से इसको बनाया गया है। फिर गुजरात में जो है वो देश का पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया, यानी कि जनजातियों का जो है वो आनुवंशिक की जो जानकारियां हैं, जीनोम, वो कलेक्ट किया जाएगा और प्रोजेक्ट चला जाएगा, ताकि उनमें होने वाली जो बीमारियां हैं, उनके लिए दवाइयां हैं, उनके बारे में अग्रिम सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सके। तो ऐसा जो है वो करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। 14 जुलाई को प्रस्तुत किया गया है। और
आनुवांशिक स्वास्थ्य जोखिमों को समझना है। जनजाति जनगणना परियोजना मुख्य बिंदु क्या है, तो आदिवासियों में पाई जाने वाली जो सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, कैंसर है, उनकी पहचान करना। इसकी क्रियान्वयन गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा किया जा रहा है। 17 जिलों से 2000 लोगों का जीनोम दिया जाएगा। कुल मिला के ये जो है वो गुजरात पहला बन गया है। गुजरात में ये परियोजना संचालित की जा रही है, याद रखने वाली बात यही है। फिर ईएसआईसी, ईएसआईसी जो है वो नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण संवर्धन योजना चलाता है, स्प्री। ईएसआई क्या होता है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम होता है, जिसके द्वारा एक स्प्री योजना चलाई गई है, जो कि दिसंबर 2025 तक के लिए। इसमें क्या है कि जो कोई भी पंजीकृत नहीं है कर्मचारी या जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, श्रमिक है, वो इसमें जो है वो पंजीकरण नहीं है कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, या उनका नाम कट गया है, तो वो इसमें बिना किसी देयता के, किसी प्रकार के देय चुकाने के बजाय खुद का नाम शामिल करवा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बिना किसी जुर्माने के पिछली देनदारी बकाया के जो है वो जुड़ सकते हैं। योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रहेगी। यह उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का एक विशेष मौका देती है जो अब तक ईएसआई के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। तो जो पंजीकृत नहीं है ईएसआई के तहत, उन्हें शामिल किया जाएगा। तो स्प्री योजना किसकी है, ईएसआईसी की है, नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण संवर्धन योजना 2025। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है ताकि कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी और अनियमित श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का जो है वो लाभ मिल सके। फिर इससे क्या होगा, तो लाभ इससे वही होगा कि जो कर्मचारी होंगे उनके परिवारजनों को, उनको जो है वो लाभ मिलेगा। 10 से अधिक कर्मचारी वाले कारखानों, दुकानों, होटलों पर लागू होती है ये। 21,000 से अधिक तनख्वाह आती है और 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं, वहाँ ये लागू होती है। फिर सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वो इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो 99,446 करोड़ का जो है वो यही रखा गया है, और अगले 2 वर्षों के लिए दी गई है। 2025 से 27 तक के लिए होगी, 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027 के बीच, यानी कि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027। और इन 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक जो है वो रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। इम्पोर्टेंट क्या चीज है, कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, तो नौकरी जो पाएंगे कर्मचारी, उन्हें पहली बार जो ईपीएफ दिया जाएगा 1 महीने का, उसे 15,000 दिया जाएगा। 15,000 तक सरकार के द्वारा प्रदान किया। नियोक्ताओं को जो है वो 2 साल तक प्रति अतिरिक्त कर्मचारी के 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा कि भाई आप जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये जो है वो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को 2 साल के लिए मंजूरी दी गई है। याद रखने वाली बात है इसमें, ये योजना 2 वर्ष के लिए है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति जो 2025 है, जो पहले आई थी 2001 में, लगभग 24 साल बाद जो है वो ये नीति जारी की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जारी की गई थी, अब नरेंद्र मोदी के टाइम पर वापस से 2025 में जारी की गई है, जो कि ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। इसमें बहुत सारे जो है वो कुछ चेंजेस किए गए और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी जो है इसमें एड की गई है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2036 का जो ओलंपिक है, इसकी दावेदारी भारत द्वारा जो है वो की जा रही है कि 2036 का ओलंपिक जो है वो भारत में किया जाए। तो एक तो वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना भारत को, ये बताई दिया मैंने कि राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का जो है वो स्थान लेगी 2025 खेल नीति। वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है उनके लिए रोड मैप तैयार करना, मेजबानी करने के लिए खेल और फिटनेस की संस्कृति को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना। जो भी खेल है और फिटनेस की जो संस्कृति है उसे एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना। फिर खेलों को सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास और व्यक्तिगत सशक्तिकरण का माध्यम बनाना। फिर बॉटम टू अप के लिए पारदर्शी खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, यानी जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक पारदर्शिता लाना। इस प्रकार से जो है प्रावधान किए गए हैं कि भाई वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना, फिटनेस संस्कृति को जन आंदोलन बनाना, इसको गाँव गाँव तक, शहर शहर तक पहुंचाना, ग्रामीण युवाओं तक पहुंचाना। इस प्रकार के जो है वो सभी आप सोच सकते हो वो है। इसके प्रमुख 5 स्तंभ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रमुख 5 स्तंभ जो कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आता है वैश्विक वर्ल्ड के मंच पर उत्कृष्टता प्रदान करना, आर्थिक विकास के लिए खेल, वैश्विक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक विकास हो गया,
जन आंदोलन के रूप में खेल और शिक्षा के साथ एकीकरण। वैश्विक मंच पर आर्थिक, सामाजिक, जन आंदोलन और शिक्षा के साथ एकीकरण, ये इसके प्रमुख 5 स्तंभ है। फिर है महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024। महाराष्ट्र जो जन सुरक्षा विधेयक, इसमें हो रहा क्या है कि सरकार ने जो है वो पुलिस को और ज्यादा पावर दे दी गई है। जो ये वामपंथी उग्रवादी है, साम्यवादी जिन्हें हम कह सकते हैं लेफ्टिस्ट, इन संगठनों पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा जो है वो पुलिस को थोड़ी और ज्यादा छूट दे दी गई है। जो इनके द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए कड़े निर्णय ले सकेगी। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र पुलिस किसी शख्स को बिना आरोप के तुरंत हिरासत में भी जो है वो लिया जा सकेगा, इस महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के आधार पर। सजा प्रावधान किया गया 2 से 7 वर्ष 2 से 5 लाख तक का जुर्माना। फिर गैर कानूनी घोषित करने, इसमें सलाहकार बोर्ड का भी जो है वो गठन का प्रावधान किया गया है। गुजरात बना क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य। तो भारत सरकार द्वारा जो है वो क्रूज पर्यटन, जो समुद्र में जो बोट चलती है, जो हम देखते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में, वहां पर इटली, फ्रांस, इनमें बहुत ही जो है वो चलन है इस चीज का। जो नदियों में क्रूज चलते हैं, यानी कि नाव चलते हैं, बड़े बड़े बोट, शिप, जहाज चलते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी जो है वो किया जाए, भारत में भी इसको बढ़ावा दिया जाए। जो कि गंगा में चलता है अपना एक बहुत ही बड़ा जो है वो क्रूज, उसका उद्घाटन किया गया था लगभग अभी थोड़े टाइम पहले ही, 1-2 साल पहले, गंगा नदी में। तो उसी प्रकार पर, उसी आधार पर जो है वो गुजरात है, जो है वो देश सबसे लंबे तटीय जो है वो सीमा भी है गुजरात के पास, लगभग 1340 किलोमीटर की है। तो इसमें जो है वो वैश्विक क्रूज पर्यटन के केंद्र में हब में के रूप में स्थापित करने के लिए जो है एक नया रास्ता तैयार कर रहा है गुजरात। तो कुछ नहीं है, इसमें शामिल होने वाला बन गया है। क्रूज भारत मिशन के हिस्से के रूप में गुजरात ने उसके पश्चिमी तट पर विभिन्न क्रूज सर्किट का प्रस्ताव किया है, जिसमें पोरबंदर है, सरदीव है, वेराड़ है, द्वारका है, जामनगर, ओखा, पाडाल द्वीप है, ये सभी जो है वो इसमें शामिल है। इसके जो रास्ते हैं वो है पडाला द्वीप, कच्छकरण, पोरबंदर, वेरावल द्वीप और द्वारका, ओखा, जामनगर। क्रूज भारत मिशन जो है उसकी शुरुआत 30 सितंबर 2024 को की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 2029 तक समुद्री क्रूज पर्यटन को 10 गुना तक बढ़ाना है, इतना भी है उसको 2029 तक, यानी कि 5 वर्षों में 10 गुना तक बढ़ाना है। तो इस प्रकार से जो है गुजरात पहला राज्य बन गया है। फिर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। यूरोप के जो कई सारे देश है उनके द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, चाइना इस पर ऑलरेडी कार्य कर चुका है, तो भारत के द्वारा भी ऐसा किया गया है, जो कि चेन्नई में इसका सफल परीक्षण किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जुलाई 2025 में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है और ये सभी जो है वो सफल टेस्ट हुआ है। 25 जुलाई 2025 को जो है वो जानकारी दी गई और ये सफल टेस्ट रहा है। इस सफलता के साथ ही भारत जो है स्वीडन, जर्मनी, चीन, फ्रांस जैसे अन्य देशों के साथ जो है वो शामिल हो गया है और भारत 1200 HP हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही अच्छा ईंधन माना जाता है, बस इसको स्टोर करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इससे सह उत्पाद के रूप में जल उत्पन्न होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो जो भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है, तो इसी पर काम किया जा रहा है। देखें तो 35 हाइड्रोजन ट्रेनें संचालन करने की जो है वो योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा। और उत्तर रेलवे के जिंद सोनीपत खंड पर भी जो है वो एक ट्रेन में जो है इसका परीक्षण किया जा रहा है। फिर हाइड्रोजन ट्रेन अधिक पर्यावरण अनुकूल होती है, क्योंकि इस ट्रेन में न तो धुआं निकलता है और न ही CO2 निकलती है। तो फ्यूल सेल तकनीक का काम करती है, इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से एनर्जी पैदा होती है। इसमें हाइड्रोजन को तोड़ा जाता है H2O को। तो हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण चेन्नई में किया जा चुका है। फिर 2025 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का केंद्रीय जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है 2025 में। 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति ताकि सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता का जो है उल्लेख आर्टिकल 19(1) में भी किया गया है और आर्टिकल 43 में भी किया गया है। इसमें इसका उल्लेख संवैधानिक प्रावधान है। तो एक 48 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सुरेश प्रभु की अध्यक्षता की जाएगी। तो सुरेश प्रभु इसके अध्यक्ष होंगे 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का। इसके ऑब्जेक्ट्स और विजन क्या है? तो सहकार से समृद्धि के माध्यम से वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना। तो सहकारिता से समृद्धि लानी है और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जाए। सहकारिता सहकारी समिति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती है। देश, गांव, ग्रामीण महिलाओं, दलित और आदिवासी समुदाय को शामिल करना।
इसके 6 प्रमुख स्तंभ है। 6 प्रमुख स्तंभ में सबसे पहले तो आधार को सुदृढ़ बनाना, यानी कि आधार नींव को मजबूती प्रदान करना। जो मौजूदा सहकारी समितियां उनकी नींव को मजबूत करना। जीवंतता को बढ़ावा देना, यानी कि सहकारी समितियों में नई ऊर्जा और गतिशीलता लाना, जो बन गई है उनमें ऊर्जा और गतिशीलता लाना। भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता और पहुंच का विस्तार को बढ़ाना, नए क्षेत्रों में विस्तार करना और युवा पीढ़ी को तैयार करना, यानी कि युवाओं को इससे शामिल करना। सबसे पहले नींव को मजबूती देना, फिर जीवंतता को बढ़ावा देना, भविष्य के लिए तैयारी करना, युवाओं को शामिल करना, समावेशिता और पहुंच का विस्तार करना और नए क्षेत्रों में विस्तार करना। जीडीपी में योगदान जो है वो 3 गुना तक बढ़ाना है 2034 तक। सहकारिता का लक्ष्य प्रावधान क्या है? जीडीपी में योगदान 2034 तक 3 गुना तक बढ़ाना है सहकारिता क्षेत्र का। 30% जो है वो सहकारी समितियों में वृद्धि करनी है। हर पंचायत में एक सहकारी समिति बनाई जाएगी, जैसे कि पैक्स, डेयरी, मत्स्य समिति होती है। बहुउद्देशीय पैक्स बनाए जाएंगे अगले 5 वर्षों में 2 लाख। मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे, प्रत्येक तहसील में 5-5 मॉडल सहकारी गांव विकसित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत गांधीनगर गुजरात से की जा चुकी है नाबार्ड के द्वारा। तो 5-5 मॉडल सहकारी गांवों की भी जो है वो स्थापना की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जो श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से महिलाओं में सहभागिता, डेयरी और अन्य सहकारी क्षेत्रों से जोड़ना उन्हें। कानूनी सुधार, हर 10 वर्ष में सहकारी कानूनों में आवश्यक बदलाव की व्यवस्था करना ताकि प्रासंगिक बने रहें। तो इस प्रकार से जो है वो प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत सहकारिता मंत्रालय गठन 2021 में किया जा चुका है और 2025 को यूएन द्वारा भी जो है वो सहकारिता वर्ष घोषित किया गया और 2026 को महिला किसान घोषित किया गया है। तो सहकारिताएं जो है वो एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हुरून इंडिया जो कि यूएसए की एक जो है वो फ्रांस है, उसके द्वारा जो है वो निकाली जाती है एक लिस्ट, अंडर 13 लिस्ट, जिसमें जेप्टो के जो केवल्य वोरा, यानी कि जो 30 वर्ष से जो कम आयु के जो उद्यमी है उनकी लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें जेप्टो के जो है वो केवल्य वोरा और आदित्य पालिचा जो है वो टॉप पर रहे। एविडेंस वेल्थ हुरून इंडिया अंडर 13 लिस्ट निकाली गई है, जिसमें 79 युवा उद्यमियों को शामिल किया गया है, जिनका मूल्यांकन $25 मिलियन जो है वो उससे अधिक है। तो शीर्ष पर जेप्टो के 22 वर्षीय सह संस्थापक केवल्य वोहरा और आदित्य पालिचा। जेप्टो जो कि एक ये डिलीवरी ऐप है, ग्रोसरी डिलीवरी वगैरह जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो इसमें। शहरों में अव्वल 15 युवा उद्यमी मुंबई से हैं, बेंगलुरु से 7 है, दिल्ली और जयपुर से भी 4 है। दिल्ली और जयपुर से 4 है। जयपुर के अभिषेक अग्रवाल, राकेश यादव, संदीप कुमार सिंह और अंकित जयपुरिया। तो 2 तो ऐप है, अभिषेक अंकित, और एक राकेश और संदीप है। तो 2 तो रास करते हैं और 2 ए हैं। तो ए रास, अभिषेक अंकित, राकेश यादव और संदीप कुमार। सबसे युवा केवल वो रही है जेप्टो के 22 वर्षीय है, और आदित्य पलीचा, एवीआर, श्रीस्मन, अर्जुन देश पांडे 22 वर्षीय है। महिला उद्यमी में भी 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें देविका घालप और देवांशी केजरीवाल है। ये सबको पता है कि जगदीप धनखड़ ने जो है वो उपराष्ट्रपति से उन्होंने आर्टिकल 70A के तहत इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया मानसून सत्र के पहले ही दल स्वास्थ्य कारणों से बताया गया है इनका। और अभी जो है वो ये चुनाव की तारीख घोषणा कर दी गई है, सितंबर में जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे, 9 सितंबर को शायद। तो चुनाव की जो है वो डेट घोषणा कर दी गई है, और ये ऐसा करने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने अपने कार्यकाल से बीच में। इनका कार्यकाल 2027 को पूरा होने वाला था, लेकिन इन्होंने बीच में ही जो है वो आर्टिकल 67A के तहत त्याग पत्र दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमन दे चुके हैं, लेकिन ये दोनों ही जो है वो राष्ट्रपति बने बाद में जाकर, तो SIT से बन गए। इसमें गृह मंत्रालय की भूमिका होती है। गृह मंत्रालय को जो है वो सूचित करना होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ये सभी जो है वो कार्य किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल जो है वो इनका लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही होते हैं। MLA का उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई योगदान नहीं होता है। आर्टिकल 324 से उसमें इसके चुनाव का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम है 1952, उसके अंतर्गत, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली 1974 के तहत किया जाता है। तो नियम जो है 1952 में बनाया गया है। तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात के आणंद में बनाया जाएगा,
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया जा चुका है 5 जुलाई को गुजरात के आनंद में, और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। 125 एकड़ भूमि में है, 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे, पैक्स बनाए जाएंगे। बिट्स पिलानी जो कि एक पहला AI प्लस कैंपस जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती उसमें स्थापित किया जाएगा, और वहाँ की सरकार ने इसके लिए जो है वो भूमि आवंटित कर दी गई है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी, जो कि बिट्स के चांसलर है इसके मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, जो कि देश का ऐसा पहला परिसर होगा AI प्लस जो कि अमरावती में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI प्लस सेंटर है कैंपस, वो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसमें 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा डिजिटल फर्स्ट कैंपस को अगले 5 वर्षों में। फिर है 2025 की पहली 6 मई में बर्निहाट और दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहर रहे। तो CREA की रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जो कि जनवरी से जून के बीच में। इसमें असम मेघालय सीमा पर स्थित है एक बर्निहाट गांव जो कि सबसे प्रदूषित शहर रहा है। असम मेघालय सीमा पर है, दोनों ही जो है वो इस प्रकार के बीच में है। वहाँ पर बर्निहाट गांव है जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर और दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा है। जहाँ पर ये बर्निहाट में जो है वो इसके PM मापक माना जाता है, वो औसत स्तर से 133 माइक्रो प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है, यानी कि 3 गुना अधिक है, 40 से अधिक। दिल्ली में भी 2 गुना है। टॉप 10 में जो है वो कई सारे देश है, दिल्ली और हाजीपुर है, गाजियाबाद है, गुरुग्राम है। सबसे स्वच्छ शहरों में आइजोल आता है जो कि मिजोरम की राजधानी है, इसको शामिल किया गया है। 239 शहरों में से आधे से अधिक जो है वो मानकों में खराब पाई गई है। तो सबसे खराब बर्निहाट है जो कि असम मेघालय सीमा पर है, और दिल्ली दूसरे स्थान पर है। सबसे जो स्वच्छ है वो आइजोल है, मिजोरम की राजधानी। फिर भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स के लिए NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड है, और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जो है वो देश का पहला मौसम डेरिवेटिव्स वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके मुख्य उद्देश्य किसानों को बारिश की कमी, सूखा, लू, बाढ़ मौसम आदि जैसी अन्य मौसम में जो आपदाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, और इन्हें अब इस आधार पर पहले ही जानकारी दे दी जाएगी, और मुआवजा के लिए जब इन्हें मुआवजा दिया जाएगा तो इस आधार पर दिया जाएगा कि इन्हें कितना नुकसान हुआ है, यानी कि उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण की जो है आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मुआवजा पाने के लिए कोई भी फसल का कितना नुकसान हुआ इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो है वो NCDEX और IMD के बीच में समझौता हुआ है। थोड़ी वन लाइनर उसमें देख लेते हैं। कुबेरपुर आगरा, कुबेरपुर आगरा जो है वो एक शहर है जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत जो है वो एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बनकर उभरा है। यानी कि यहाँ पर जो है वो अब जो है वो अपशिष्ट का जो है वो प्रबंधन किया जाता है, और ये अपशिष्ट शहर नहीं रहा है। छुटकारा पाने के लिए वर्ष 2019 में 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाला कचरे से खाद बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है वो कुबेरपुर आगरा में कचरा से खाद बनाने का जो है वो संयंत्र स्थापित किया गया है 300 टन प्रतिदिन। फिर बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग का उपयोग करके दिसंबर 2024 तक डंप साइट से लगभग 1.9 मिलियन मीट्रिक टन कचरा हटाया गया है। इससे लगभग 47 एकड़ भूमि का पुनर्गठन हुआ। सृष्टि क्या है, तो एक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान है ये दिल्ली में, उसके द्वारा जो है वो लाया गया है। इसकी स्थापना IIT की स्थापना 1954 में की गई थी। चाइल्ड लाउंज सहकार को भी शुभारंभ किया गया है। चाइल्ड लाउंज सहकार विकास सृष्टि को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तत्वाधान में विकसित किया गया है, और इसका जो उद्देश्य वो है सरकारी अधिकारियों को विद्वानों के लिए जो डिजिटल कंटेंट निर्माण, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार उसको बढ़ावा देना सृष्टि के तहत। तो सृष्टि क्या एक डिजिटल स्टूडियो है। फिर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है CSIR IGIB में, जो कि अत्याधुनिक राष्ट्रीय बायो बैंक है, उसका उद्घाटन किया गया है, और ये UK में पहला बनाया गया था, उसी मॉडल पर आधारित है। जिसमें लगभग 10,000 व्यक्तियों के व्यापक जीनोमिक जीवनशैली और चिकित्सा संबंधी डेटा एकत्र किया जाएगा, जो कि CSIR IGIB नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय बायो बैंक 10,000 लोगों का व्यापक जीनोमिक
डेटा एकत्रित किया जाएगा, जिससे कि विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो प्रसार भारती है, उसने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है, और ये जितने भी इसके कार्यक्रम होंगे वो प्रसार भारती जो अपना डी स्पोर्ट चैनल है उस पर प्रसारित करेगी। यही इसका मुख्य लक्ष्य है और कुछ नहीं। फिर गोवा में पहली रो रो फेरी सेवा, यानी कि जो गोवा में छोटे छोटे द्वीप है, उनको एक नदी से दूसरे नदी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो बीच में नदियाँ होती है द्वीप, तो उसके लिए एक सुविधा शुरू कर दी है। जैसे पैदल और वन जो टू व्हीलर है उनके लिए तो फ्री है, लेकिन फोर व्हीलर के लिए 15 रुपये का शुल्क रखा गया, यानी कि नाव है बहुत बड़ी सी, उसमें कई सारे जो है वो वाहनों को एक साथ ले जा सकती है। तो गोवा में से शुरू की गई है रो रो फेरी सेवा। फिर NIPCCD का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले संस्थान कर दिया गया है। NIPCCD यानी कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया, जो कि पहली जो है वो समाज सुधारक रही हुई है, महिला शिक्षिका रही है। उनके नाम पर उनके सम्मान देने के लिए 19 जून को ये नाम कर दिया गया। और ये उसी के साथ दो जो है वो नए केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र का भी उद्घाटन किया गया झारखंड के रांची में 4 जुलाई 2025 को। नए केंद्र झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 जैसे प्रमुख महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण अनुसंधान का कार्य किया जाएगा। तो NIPCCD यानी कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया, और रांची में इसका एक क्षेत्रीय जो है वो केंद्र में खोल दिया गया है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट मेरठ में स्थापित किया गया है, यानी कि यहाँ पर अश्व रोगों की जांच की जाएगी, अश्व रोगों के बारे में, ताकि यहाँ के देश के जो घोड़े हैं वो बाहर में जो है वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे, इनके लिए आसान हो जाएगा। रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन गोवा ने जो है वो साधारण तौर पर मान्यता दे दी गई है। भारतीय खेल घोड़ों को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही संभव हो सकेगी। फिर उन्नत कार्बन फाइबर आधारित कृत्रिम तेल का जो है वो विकास किया गया है, मेक इन इंडिया, जो कि 14 जुलाई को अनावरण किया गया है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान DRDO की जो विकास प्रयोगशाला है उसने तेलंगाना में स्थित एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि जो DRDL है रक्षा DRDO की शाखा एक, और तेलंगाना का एम्स है बीबी नगर, उसने मिलकर इसे विकसित किया है। वर्तमान में इंपोर्ट किया जाता है, जो कई लाखों में होती है, 2 लाख करीब उसकी कीमत होती है, लेकिन अभी यहाँ पर बनने से इसकी लागत घटकर 20,000 रुपये ही रह जाएगी। फिर साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है UK की, उसका एक कैंपस जो है वो भारत में खोला गया है, जो कि पहली यूनिवर्सिटी बन गई है यहाँ पर कैंपस खोलने वाली गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में जो है वो कैंपस खोला गया है ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी द्वारा, क्योंकि ये भारत में एक परिसर का संचालन करने वाली पहला विदेशी यूनिवर्सिटी बन गया है। एक्वा टेक पार्क, एक्वा का मतलब ही जो है वो जल होता है, जो कि कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो असम में बागीबाड़ी सोनापुर में जो है वो स्थापित किया गया है। असम में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, इनकी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इसे स्थापित किया गया है, एक्वा टेक पार्क असम में। फिर है कोलांग कपिली द्वारा स्थापित किया गया है ये। और माई डीड हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज प्रणाली है, जो कि पायलट परियोजना है, क्योंकि भूमि पंजीकरण प्रणाली को सरल पारदर्शी बनाने के लिए माई डीड हिमाचल प्रदेश की। फिर जो है वन लाइनर है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई में पुनर्निर्मित कर्नाक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में कर्नाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज। पूना लाइफ स्पेस इंटरनेशनल, गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में किस मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का भूमि पूजन किया है, तो पूना लाइफ स्पेस इंटरनेशनल। जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पुणे में किया गया है। पंजाब के फाजिल्का में निर्मित भारत के पहले लकड़ी के गुरुद्वारे को क्या नाम दिया गया है, तो श्री नानक निवास। किस राज्य की विधानसभा शीघ्र ही AI संचालित निगरानी प्रणाली लागू करने वाली पहली राज्य विधानसभा बन गई है, तो उत्तर प्रदेश। तो ये योगी जी द्वारा किया गया जो है वो कारनामा है, यूपी में AI संचालित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से नेशनल हो गया। अब आगे भी जो है हम धीरे धीरे एक चैप्टर करते रहेंगे। तो धन्यवाद। इस प्रकार से जो है वो यही समाप्त करते हैं आज के समाचार। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच